हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 21 मार्च 2017। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और उससे पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नेक्स्ट इज फर्स्ट मेड इन इंडिया ट्रेन, थर्ड इज नो रोड्स, देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देन आफ्टर दैट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, देन नेक्स्ट इज मनी बिल, appropriation bill, Aribada and pro tem speaker, that is speaker pro tem. Okay, so start करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी, एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो जीएसटी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज जीएसटी इज प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जून 1st 2017। 1 जून 2017 से ये इम्प्लीमेंट करने वाले। नेक्स्ट इज जीएसटी वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय केलकर कमिटी टास्क फोर्स। ये जो केलकर कमेटी थी, केलकर कमेटी और टास्क फोर्स थी, उन्होंने सबसे पहले जीएसटी रिकमेंड किया था, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज द कैबिनेट रिसेंटली क्लियर्ड सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, जीएसटी के सपोर्टिंग लेजिस्लेशन। ओके, उसमें क्या क्या आता है? द कंपेंसेशन लॉ, जो स्टेट्स को कंपेंसेशन देना है वो। नेक्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, नेक्स्ट इज आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, एंड लास्ट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये ऐसे चार लॉ है। ये कैबिनेट ने रिसेंटली क्लियर किया है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज 122nd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जीएसटी। ओके, सो ये थे हमारे ऑप्शंस, हमें अब बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। सो ए ऑप्शन इज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, बी ऑप्शन इज ऑल, डी ऑप्शन इज 3 एंड 4, एंड सी ऑप्शन इज 3 एंड 4, एंड डी ऑप्शन इज 2 3 4। ओके, सो अगर आप चाहो तो फिर से एक बार पॉज करके इसको देख सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जी, ये फोर्थ है ना, वो करेक्ट है, दैट इज 122nd अमेंडमेंट है ये जीएसटी जो है अभी फिलहाल। तो फोर्थ जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है, ये चारों जो सपोर्टिंग लेजिस्लेशन है वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्लियर की है, ये बात भी सही है, मतलब थर्ड भी करेक्ट है। ये जो सेकंड है ना, जीएसटी वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय केलकर कमेटी टास्क फोर्स, ये बात भी सही है और ये हमें याद रखना है। ओके, ये केलकर कमेटी टास्क फोर्स ने सबसे पहले बताया था। और लास्ट जो है, दैट इज ये जीएसटी इज प्लान टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जून। तो 1 जून नहीं, 1 जुलाई से। ऑल राइट, तो मतलब ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं ऐसा कि इतना स्पेसिफिक, लेकिन बस करंट अफेयर्स के बारे में हमें देखना था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर लिया। ओके, तो करंट में न्यूज़ क्या है, तो ये बात है, कैबिनेट क्लियर्स 4 सपोर्टिंग जीएसटी लेजिस्लेशंस। और कौन कौन से सपोर्टिंग लेजिस्लेशंस? जैसे कि हमने बताया पहले ही, कंपेंसेशन लॉ, जो स्टेट को कंपेंसेशन करना है 5 सालों तक, उनका जो कुछ भी रेवेन्यू लॉस होगा वो कंपेंसेट करने के लिए कंपेंसेशन लॉ। नेक्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, नेक्स्ट इज IGST, integrated GST, and last is union territory GST. ऑल राइट, सो अभी अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। ये पार्लियामेंट ने पास किया है, द कैबिनेट ने पास किया है, कैबिनेट क्लियर्ड 4 लेजिस्लेशंस जो हमने बताया, वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब ये जो पूरा जीएसटी का पूरा बिल है, अभी ये एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और जब वो पास हो जाएगा, द स्टेट्स वुड स्टार्ट टेकिंग देयर स्टेट जीएसटी, SGST जो है बिल, फॉर डिस्कशन एंड पैसेज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज। मतलब पूरा बिल जब पार्लियामेंट से फिर पास हो जाएगा, तब हमारे जो स्टेट्स है वो SGST पास करने के लिए अपने अपने जो उनके असेंबलीज है वहाँ पे पेश करेंगे। ओके, और ये जुलाई 1 से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है, तो जीएसटी के स्लैब्स क्या क्या है अभी, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट इज 28%। और जो 28% है उस पर कंपेंसेशन के लिए एक्स्ट्रा सेस लगाने वाले, और वो सेस होगा कंपेंसेशन के लिए। ओके, और बाकी हमें क्या याद रखना है, तो जीएसटी काउंसिल फॉर्म किया गया है, उसके हेड जो है वो है फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें 1/3 जो शेयर है वो है सेंटर का, और टू थर्ड जो शेयर है वो है स्टेट्स का। और राइट, सो बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप देख लीजिए। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मेड इन इंडिया ट्रेन, मेड इन इंडिया ट्रेन रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ, जिसका नाम क्या है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन है तेजस, हमसफर, मेधा एंड मेघा। ओके, सो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा डायरेक्टली हमें इसका आंसर पता ही होना चाहिए, कुछ गेस नहीं कर सकते। सो इसका जो आंसर है ना वो है सी, दैट इज मेधा। ओके, ये न्यूज़ थी, फर्स्ट फुल्ली इंडिया मेड ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ एट दादर स्टेशन। ये दादर स्टेशन से रिसेंटली फ्लैग ऑफ हुई है, किसके द्वारा की गई, तो ऑब्वियस है रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु द्वारा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये ट्रेन जो है उसको फ्लैग ऑफ किया।
ये कहाँ से कहाँ, दादर से बोरीवली गई, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बात क्या है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में, इसने इसको बनाया है। ओके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, तो लाइट एलईडी लाइटनिंग्स है, और साथ ही साथ जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब अब कौन सा स्टेशन आने वाला है, ये वगैरह ऐसी बातें जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें पता चलेगी। और साथ ही साथ इसका जो स्पीड है वो हमारी रेगुलर लोकल ट्रेन से कुछ 10 to 20 kmph जो है वो ज़्यादा है, 10 से 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ओके, और साथ ही साथ इसकी जो लागत है, मतलब इसको बनाने के लिए आया हुआ खर्च, वो भी हमारी जो मतलब नॉन इंडियन मेड ट्रेन थी उससे 1 करोड़ रुपए पर ट्रेन कम है। ऑलराइट, तो खर्चा भी कम होता है, साथ ही साथ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी है, और इसमें एलईडी लाइटिंग का यूज़ किया है। ओके, और एक बात हमें याद रखनी है, तो रिसेंटली ऐसा प्लान किया गया है कि हमें हमारी जो ट्रेन है ना, वो अभी डीजल से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करनी है, सो दैट जो डीजल पे लागत है वो कम करनी है। ओके, वो 5 साल में करना है, लगभग 2021 तक ऐसा प्लान बनाया गया था। ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नवरोज। नवरोज क्या है, नवरोज या नवरूज, ऐसे कुछ ना कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ये क्या है ये हमें पूछा है। ओके, so A is, it is the name of new frog species recently found in Western Ghats. Next is, it is the day of the vernal equinox and marks the beginning of spring in northern hemisphere. C is, it is the name of Iranian New Year, and last is D is both B and C, that is B and C. Okay, so नवरोज क्या है, तो ये एक ईरानियन ईरानियन न्यू ईयर जो है उसको कहते हैं, और साथ ही साथ ये एक वर्नॉक्स इक्विनॉक्स का भी डे होता है, जब जो जिससे हमारा स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग स्टार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, सो हमारा आंसर हो जाता है डी, बोथ बी एंड सी। ओके, तो इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ थी, JNK गवर्नर CM ग्रीट पीपल ऑन नवरोज। ये नवरोज क्या है, इसका अगर डायरेक्टली मीनिंग देखा जाए तो नौ मीन्स न्यू एंड रोज मीन्स डे। ओके, न्यू डे, ऐसा ही इसका मीनिंग है। नवरोज इज अ नेम ऑफ Iranian न्यू ईयर। ओके, Iranian न्यू ईयर also known as Persian न्यू ईयर। ओके, and Nowruz is the day of vernal equinox and marks the beginning of spring season चालू होता है northern hemisphere में, northern hemisphere हम जहाँ पे है वहाँ पे। it usually occurs on 21st March, लगभग ये 21 मार्च को होता है, या फिर जहाँ से मतलब अगर मीन लाइन से आगे या पीछे देखोगे तो वो एक दिन ऐड हो सकता है, या फिर एक दिन जो है वो सब्सट्रैक्ट हो सकता है, जहाँ से ऑब्जर्व करेंगे उस पे ये मैटर करता है। और बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द मोमेंट द सन क्रॉसेज द सेलेस्टियल इक्वेटर, ये देखिए यहाँ पे ये सेलेस्टियल इक्वेटर, और ये जब 21 मार्च को ये क्रॉस करता है, एंड इक्वलाइजेज द डे एंड नाइट, मतलब इस दिन डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं। इट्स कैलकुलेटेड एग्जैक्टली एवरी ईयर, एंड फैमिलीज गैदर टुगेदर टू ऑब्जर्व दिस रिचुअल्स। तो नौरोज में फैमिलीज गैदर होते हैं, ये जो हमारा डे एंड नाइट इक्वल है उसको देखने के लिए। सो हमारा देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक कंट्री। इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्यूनीशिया जी, ये अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट इज नामीबिया, तो ये भी अफ्रीकन कंट्री है। एंड नेक्स्ट इज नॉर्वे, ये यूरोपियन कंट्री है। ओके, आप जानते हो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, स्कैंडिनेवियन। सो इसका है A 1 ओनली, B 2 ओनली, C 2 and 3, एंड D नन ऑफ दी अबाउ। तो जी ये इनमें से कौन सी लैंडलॉक है, तो ट्यूनीशिया नहीं है, नामीबिया भी नहीं है, और नॉर्वे भी नहीं है, तो हमारा आंसर है डी, नन। ओके, कोई भी लैंडलॉक नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये ट्यूनीशिया है, ये लैंडलॉक नहीं है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ओके, और साथ ही कौन से स्टेट है, अल्जीरिया और लीबिया। और ये क्यों न्यूज़ में है, तो प्रेसिडेंट ने हम ट्यूनीशिया का नेशनल डे है था कल, ये कल की न्यूज़ थी, तो इसके कल मतलब 20 मार्च को नेशनल डे था इनका, तो प्रेसिडेंट ने इनको एक मैसेज एड्रेस किया था, इसके बारे में PI में बताया गया था, तो हमने इसको ऐड किया ट्यूनीशिया। आज इनका नामीबिया जो है, इनका आज नेशनल डे है, तो प्रेसिडेंट ने फिर से एक मैसेज दिया, तो यहाँ पे है ये नामीबिया, और यहाँ पे अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी जो है वो एस शेप में है, सो याद रखने के लिए आसान है, एस शेप में अटलांटिक सी। सो ये भी लैंडलॉक नहीं है। और लास्ट क्या है, तो नॉर्वे। नॉर्वे इज़ द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये रिसेंटली रिपोर्ट आया है, और उसमें नॉर्वे को हैप्पीएस्ट प्लेस डिक्लेयर किया गया है। ओके, सो
नॉर्वे यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो है वो नॉर्वेरियन सी है। ओके, सो ये तीनों जो है वो तीनों भी लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है। देखते हैं हमारा अब क्वेश्चन नंबर 5, जो अभी ये हमने बताया था नॉर्वे इज हैप्पीएस्ट प्लेस, तो इसका जो रिपोर्ट आया उसके बारे में है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज मेजर ऑफ हैप्पीनेस पब्लिश्ड बाय, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये क्वेश्चन है। ए इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, नेक्स्ट इज सी वर्ल्ड बैंक, एंड लास्ट इज नन ऑफ दी अबाउ। ऑलराइट, तो इसका आंसर जो है वो है बी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसके द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है। जी ये देखिए इनका क्या लोगो वगैरह जो कुछ है, सिंबल है। ओके, तो ये न्यूज़ है जो जैसे कि हमने बताया नॉर्वे इज़ द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इसके बारे में न्यूज़ थी। तो ये आज क्यों हुआ, तो 20 मार्च जो है ना उसको ये यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। ये 2012 या 2013 से कुछ मनाया मनाया जाता है, 2013 से मनाया जाता है। और अब तक जो है ना भूटान ऐसा इकलौता देश है जिसने जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये अपना डेवलपमेंट का इंडेक्टर जो है वो अपना है, आप इसके बारे में जानते होंगे। और साथ ही साथ हमारा मध्य प्रदेश जो है इसने भी अभी इसे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करना स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश ने। ओके, और ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये इसका एम क्या है, तो टू क्रिएट द हैप्पियर वर्ल्ड टुगेदर, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय एक्शन फॉर हैप्पीनेस, अ नॉन प्रॉफिट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम 160 कंट्रीज। सो 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था जो जिसमें कहा गया था कि हमें क्या करना है, तो रिकॉग्नाइज करना है हैप्पीनेस एज अ फंडामेंटल ह्यूमन गोल। मतलब 2011 में यूएनजीए ने रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जिसमें हम हैप्पीनेस को फंडामेंटल ह्यूमन गोल इसका दर्जा प्राप्त किया। ओके, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पता नहीं आज मैं क्यों बहुत ज़्यादा ओके ओके कर रहा हूँ सॉरी। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेक्टोरियल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दैट इज सर्ट, recently created to mitigate the cyber security threat in power system। so power system में जो साइबर थ्रेट होते हैं उनको वो ना हो इसके लिए जो सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो बनाई गई है। तो कौन कौन सी बनाई गई है ये हमारे हमें पूछा है। तो सर्ट फॉर ट्रांसमिशन, सर्ट फॉर थर्मल, सर्ट फॉर हाइड्रो एंड लास्ट इज सर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सो 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी, बी 1 2 3 4, सी 1 2 4 एंड डी 2 3 4। तो जी इसका आंसर है बी, दैट इज ये चारों पे बनाई गई है सर्ट टीम जो है वो, ट्रांसमिशन, थर्मल, हाइड्रो एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, याद रखना है ट्रांसमिशन, थर्मल, हाइड्रो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों बातों के लिए। ये न्यूज़ थी पीआईबी की, 4 सेक्टरल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पावर सिस्टम। सो ये राज्यसभा में जो मंत्री है उन्होंने इसके बारे में रिसेंटली बताया था। जो बनाई गई है ये किसके अंडर बनाई गई है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत ये इसको बनाया गया है। और साथ ही साथ जो सेंटर है वो कुछ स्टेप्स ले रहा है टू मेक पावर यूटिलिटीज एंड की स्टेक होल्डर्स, पावर यूटिलिटीज और की स्टेक होल्डर्स को अवेयर करना है किसके बारे में, टू टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट साइबर थ्रेट। इसके मतलब अगर कुछ गलती होती है साइबर मतलब बाकी इस इशू में तो ना हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ इन्होंने ना ऐसा कोई प्रॉब्लम हो इसके लिए सर्ट इन, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये इन चार सेक्टर्स में बनी है, ट्रांसमिशन, थर्मल, हाइड्रो एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट मनी बिल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मनी बिल के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। जैसे कि हमने कहा ये न्यूज़ में क्यों है, तो अब जो जीएसटी के जो 4 बिल रिसेंटली पेश किए उसको एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस करने वाले पेश करने वाले हमारे लोकसभा में। सो ये हमने क्वेश्चन बना लिया। मनी बिल क्या है, तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, ये हमें फर्स्ट बताया गया है। एंड नेक्स्ट इज मनी बिल शुड ओनली कंसिडर प्रोविजन रिगार्डिंग द imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, the regulation of borrowing by the government of India and regulation of consolidated fund of India। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर टैक्स के बारे में कुछ प्रावधान करना हो, एबिलेशन का मतलब निकालना हो, कम ज़्यादा कुछ अल्टरेशन करना हो, इम्पोजिशन नया टैक्स लगाना हो तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ बोरिंग्स हो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
उसका रेगुलेशन करना हो तो मनी बिल कहा जा सकता है, और अगर कंसोलिडेटेड फंड से कुछ करना हो, पैसे का रेगुलेशन करना हो, तो इसको मनी बिल कहा जा सकता है। ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। ओके, सो हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सो फर्स्ट जो है ना वो बात, सॉरी मैं उसका ऑप्शन बता देता हूँ। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी नन ऑफ द अबव एंड डी बोथ वन एंड टू। सो फर्स्ट जो है वो बात करेक्ट है, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और सेकंड भी बात सही है। जो मतलब हमारा आंसर हो जाता है डी। तो हम देख लेते हैं कि बाकी और कौन कौन से प्रावधान है बनाए गए हैं। तो मनी बिल किसके अंडर आता है? आर्टिकल 110 का फर्स्ट, ओके, फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें आता है, दैट कंटेन्स प्रोवाइडिंग डीलिंग विथ और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। मतलब इनमें से कोई भी एक अगर प्रावधान हो तो उसे मनी बिल कहा जा सकता है। तो कौन कौन से है? फर्स्ट इज इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स के बारे में अगर कुछ हो तो एबॉलिशन मतलब कम करना है, ज़्यादा करना है, अल्टर करना है वगैरह। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बोरोइंग्स के बारे में कुछ रेगुलेट करना हो तो उसको मनी बिल कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड और अगर कंटिजेंसी फंड की कस्टडी के बारे में, एंड पेमेंट्स इनटू और विड्रॉल फ्रॉम दीज फंड, इनके बारे में अगर कुछ रेगुलेशन करना हो, इनमें पेमेंट्स ऐड करने हो या फिर विड्रॉल करने हो, तो इसको भी मनी बिल का प्रावधान किया जा सकता है। डी इज अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब इससे अप्रोप्रिएशन निकालना हो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो भी मनी बिल हो सकता है। एंड ई क्या है? द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। उसको कुछ बढ़ाना हो तो भी इसको मनी बिल कहा जा सकता है। ओके, और कौन से नहीं कहा जा सकते मनी बिल? तो अगर कुछ मतलब ऐसे सिर्फ फाइन लगाना हो, पिक्यूलियर पेनल्टीज लगानी हो, तो इसको मनी बिल नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस और लाइसेंसेस, इनको भी मनी बिल नहीं कहा जा सकता। फी और लाइसेंस इनको नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो फी और सर्विस रेंडर, फीस फॉर सर्विस रेंडर, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हो गवर्नमेंट तो इसको भी अगर प्रावधान हो तो इसे मनी बिल नहीं कह सकते। एंड नेक्स्ट इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी। ओके, लोकल अथॉरिटी ने अगर करना हो तो उसे भी मनी बिल का प्रावधान नहीं किया जा सकता। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एप्रोप्रिएशन बिल? अभी मनी बिल हो गया, अब ये एप्रोप्रिएशन के बिल के बारे में। So first is no money can be withdrawn from consolidated fund of India except under the appropriation made by law passed in accordance with the provision of article 114। okay, मतलब क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसे नहीं निकाले जा सकते अगर एप्रोप्रिएशन बिल ना हो तो, जो आर्टिकल 114 में बताया गया है ऐसे है। नेक्स्ट इज नो अमाउंट शैल बी proposed to any such bill in either house of parliament which will have effect on varying the amount। मतलब ऐसे कुछ वैरी नहीं कर सकते, बाद में अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते उसका डेस्टिनेशन। मतलब एक कंसिडर कीजिए कि डिफेंस को दिया है और बाद में वो मनी हेल्थ सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ऑफ एनी ग्रांट्स सो मेड और वैरिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ये तो हमने इसका बता दिया क्या है। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ दी अबाउ। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट से ये इसके आंसर हो जाता है सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम जी। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए थे ना, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। अब हम इसका सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो एप्रोप्रिएशन बिल गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट to withdraw funds from consolidated fund of India for meeting the expenditure during financial year। okay, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को जितना कुछ खर्चा करना है उसके बारे में जो कुछ भी प्रावधान गवर्नमेंट करती है, इस मिनिस्ट्री को इतना देना है, उस मिनिस्ट्री को इतना देना है, वो कंसोलिडेटेड फंड से निकालना होता है पैसा। और वो पैसा निकालने के लिए जो बिल लगता है उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ऑलराइट, जिसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 114। ओके, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो पोस्ट द डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएशन बिल। मतलब इन दोनों के बाद, वोटिंग और बजट प्रपोजल का डिस्कशन और वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होने के बाद, गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में पेश करती है।
इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, जो हमने पहले देखा, द अमाउंट सो वोटेड फॉर द मीटिंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इससे गवर्नमेंट को वो पैसे निकालने की मंजूरी मिल जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड, ओके, कंटिजेंसी फंड नहीं, सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली अरीबाड़ा वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट? सो अरीबादा ये क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए इज इट इज द ट्राइबल फोक डांस ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट इज इट इज द मास अराइवल ऑफ टर्टल्स। सी इज इट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन। एंड लास्ट इज इट इज अ फेस्टिवल इन मिडल ईस्ट कंट्रीज। ओके, सो ये कुछ नहीं है, मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज का फेस्टिवल नहीं है ये, जो है ना सी, ये तो इसको वर्नल विंडो कहते थे, हमने ये इसके बारे में कल क्वेश्चन देखा था। सी नहीं है, और ट्राइबल फोक डांस भी नहीं है अरीबादा, ये है बी, दैट इज ये टर्टल्स का मास अराइवल होता है। ये ओडिशा की कोस्ट पे है ना, ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं वो मास नेस्टिंग के लिए आते हैं, और वो उनका जो आना होता है, ये देखिए कितने ढेर सारे कछुए हैं, इनका जो आना होता है इसको अरीबादा कहते हैं। ओके, लेकिन इस वजह से ही ये जो है ना एक्सटेंशन की कगार पे है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे इनको कुछ सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती नहीं है, और साथ ही साथ इनको मतलब कुछ डॉग कुत्ते ये और बाकी साथ भी इंसान भी कुछ हार्म पहुंचाते हैं। सो इस वजह से ये अभी मतलब इनकी संख्या भी कम हो रही है, और साथ ही साथ इनको नेस्टिंग के लिए जगह भी कम होती जा रही है। ऑलराइट, सो देखते हैं अब हमारा, ये न्यूज़ थी लेफ्ट आउट ऑफ द अरीबादा। सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन लास्ट, हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर। रिसेंटली मणिपुर के लिए प्रोटेम स्पीकर अनाउंस कर दिए गए, ऐसी बात न्यूज़ में थी। सो कौन इनको, मतलब ये तो मणिपुर के बारे में हो गया, लेकिन हम जनरल इसमें देखते हैं, हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर। सो ऑप्शन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड इज द फाइनेंस मिनिस्टर, एंड लास्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है 4। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, और क्यों करते हैं, तो आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट सीनियर मोस्ट मेंबर। ऑलराइट, ये एक कन्वेंशन हो रहा है कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो ये जो स्पीकर होते हैं हमारे, उनके ही काम करते हैं, लेकिन जब तक जो हाउस है वो एक प्रोटेम स्पीकर, सॉरी प्रोटेम नहीं, स्पीकर अपॉइंट नहीं करते, हाउस स्पीकर अपॉइंट नहीं करते, तब तक गवर्नमेंट ने जो स्पीकर अपॉइंट किया है वो काम करते हैं, और उनको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ओके, एंड यूजुअली द ओनली ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द प्रोटेम स्पीकर इज टू एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। जो अगर एक नई असेंबली स्टार्ट हो रही है तो उसके जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स है उनकी ओथ होती है ना, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। ओके, सो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आज के क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। जी, आज हिंदू में कुछ ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं थी, और क्या होता है ना कि कुछ अगर बैकलॉग रह जाता है तो हम वो कवर कर लेते हैं एक ही वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल